हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। आज हम रेडियस रेशियो रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमने पढ़ा था कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स किससे मिलके बनते हैं? कटायन होते हैं और अनायंस होते हैं, कटायंस एंड अनायंस। तो ये होता है कि जिसका जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जिस आयनिक सॉलिड में कटायंस और अनायंस का जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। वो क्यों? क्योंकि देखो, एक मान लो एक कटायन है, कटायन को अनायंस ने सराउंड किया हुआ है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनायंस इसको सराउंड करेंगे, इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उतना ही ज़्यादा होगा और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो रेडियस रेशियो रूल हमें यही चीज़ सिखाता है कि हमें अगर दो जो कटायंस है अनायंस है, उनकी रेडियस पता हो, कटायंस और अनायंस की रेडियस पता हो, तो हम ये निकाल सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और उसमें किस टाइप की अरेंजमेंट होगी इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कि होता क्या है, जो रेडियस रेशियो है वो क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन। सिंपली कटायन और अनायन की जो रेडियस है उनका रेशियो है। ऊपर कटायन आता है, नीचे अनायन। जो कटायन है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है साइज में, और अनायन से वो बड़ा होता है। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन, उनका रेशियो होता है रेडियस रेशियो। तो देखो, जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो होगा हमारा, उतनी ही ज़्यादा हमारी रेडियस ऑफ कटायन होगी, है ना। हम कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने कैलकुलेट किया रेडियस, अगर मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ कटायन होगा उसका रेडियस रेशियो उतना ही ज़्यादा आएगा। ये भी कह सकते हैं जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो होगा उसकी रेडियस ऑफ कटायन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा रेडियस होगी, रेडियस जितनी बड़ी होगी, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी उतना ज़्यादा होगा, और उससे जो उसकी स्टेबिलिटी है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं, ग्रेटर द रेडियस रेशियो लार्जर द साइज ऑफ कटायन। जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो होगा, कटायन का साइज है उतना ही बड़ा होगा, हैंस ग्रेटर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब कुछ हमारे ट्रिक्स है जिससे ये बता सकते हैं कि हम रेडियस रेशियो निकाल के हम ये बता सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और उसकी अरेंजमेंट कितनी है। तो सबसे पहला है कि अगर एक टेबल है, अगर हमारा जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो वो इस रेंज में हो, 0.155 से 0.225, अगर हमारा रेडियस रेशियो इस रेंज में आ रहा है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, इट विल बी 3। ठीक है, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगी, देन इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, मतलब ये 2D वाली बात है। 2D शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर 2D शेप। तो अगर रेडियस रेशियो हमारा इस बीच लाई कर रहा है 0.155 से 0.225, देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3, और इसकी जो अरेंजमेंट है इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। सेकेंड है, अगर जो हमारा रेडियस रेशियो है वो 0.225 से 0.414 इस रेंज में लाई कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और उसकी जो अरेंजमेंट होगी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, दैट विल बी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, और अगर 0.414 से 0.732 इस रेंज में अगर हमारा रेडियस रेशियो लाई कर रहा है, देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड इट्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल बी ऑक्टाहेड्रल, इट्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और लास्ट है कि अगर रेडियस रेशियो 0.732 से 1 इस रेंज में है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 8 एंड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। हमें सिंपली अगर हमें देखिए ये रेडियस, कटायन की रेडियस इतनी है, अनायन की रेडियस इतनी है, तो हम उससे उसका रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो किस रेंज में लाई कर रहा है, तो वो जिस रेंज में लाई कर रहा है उससे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि उसमें जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो किस तरह से। ठीक है, तो जैसे इसका एक न्यूमेरिकल है वो सोल्व करता है। देखो, ये हमें दिया हुआ है, इसने कहा है प्रेडिक्ट द क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड A plus B minus in which radius of cation is 148 picometer
and radius of anion is 195 picometer. What is the coordination number of cation? हमें दो चीज बतानी है, एक तो ये कि उसमें क्लोज पैकिंग किस तरह की है, मतलब उसकी अरेंजमेंट बतानी है, और दूसरा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो रेडियस रेशियो क्या होती है? रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन। रेडियस ऑफ कटायन है हमारी 148 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ अनायन है 195 पिकोमीटर। ठीक है, यूनिट सेम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगी। 148 195, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से आता है आंसर 0.7589, कुछ इस रेंज में आता है, या मतलब इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखे तो 0.76 भी लिख सकते हैं। तो ये आया हमारा रेडियस रेशियो। तो ये हमारा किस रेंज में लाई कर रहा है? ये हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है 0.732 से लेके 1 वाले में, है ना, 0.76 इस रेंज में लाई कर रहा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो क्या है? 8। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 0.732 और 1 के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है दैट विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये इनके कुछ एग्जांपल है। जिंक सल्फाइड में इस तरह की अरेंजमेंट होती है, सोडियम क्लोराइड में ऐसी ऑक्टाहेड्रल, और सीजियम क्लोराइड में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, और इस पे जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इस कंपाउंड की, ए बी कंपाउंड है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ A plus B minus, it will be body centered cubic, body centered cubic। इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं रेडियस रेशियो के बेसिस पे। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हर साल आता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो हमारी एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हमें वॉल्यूम पता हो और उसका मास पता हो तो हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये मान लो ये इसकी जो एज लेंथ है दैट इज ए सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में नहीं होता है, अगर और किसी में गिवन हो, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, किसी में गिवन, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में। तो जो हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी होता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ये होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंपली वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम ये निकाल के लाएंगे मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब, सिंपली। ठीक है, बस ये है कि उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर पिकोमीटर में गिवन है, एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी जिसमें ये सीखेंगे हम कि किस तरह से पिकोमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंगस्ट्रॉम है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। आगे है कि हम निकालेंगे अब मास, ए सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, मेनली ए सेंटीमीटर क्यूब, तो ये पूरा हो जाएगा ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। फिर अभी निकालते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? अगर हमें ये पता हो कि इसमें कितने स्फीयर है, कितने एटम्स है, मतलब कितने बेसिकली इसमें यूनिट सेल है। अब अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो NaCl है वो 4 था, उसकी वैल्यू Z = 4 थी, कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl था। तो इसको बोलते हैं इसका फॉर्मूला नंबर, फॉर्मूला नंबर। ठीक है, तो Z = 4, ये इसका फॉर्मूला नंबर है। Z = 4, एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं। ऐसे देखा था जो CHCl था उसमें क्या था? Z की वैल्यू 1 थी, एक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही CHCl यूनिट थी। हमने देखा था ZnS था, उसमें जो Z की वैल्यू थी दैट विल बी 4, जो 4 थी वो। ठीक है, और जो कैल्शियम फ्लोराइड था उसमें भी Z की वैल्यू 4 थी, इस तरह से। तो ये है कि कितने नंबर ऑफ उसमें, अगर ये तो है आयनिक सॉलिड्स की बात। अगर सिंपली वैसे कोई कंपाउंड गिवन है तो हम ये निकालेंगे कि उसमें कितने एटम्स है और एक एटम का मास कितना है।
ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ, अगर इसकी बात करें तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला नंबर लिखो, फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मल्टीप्लाई मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, वन फॉर्मूला यूनिट। इस तरह से, जैसे अगर हम ये NaCl की ही बात करते हैं तो NaCl में नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितनी है, 4, और एक NaCl का कितना मास है, एक NaCl का कितना मास है वो, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। इस तरह से, तो सबसे पहले जो हमें मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, इसको भी निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा मोलर मास होता है, मोलर मास होता है वो किसके इक्वल होता है, हमें NaCl का मोलर मास पता होता है ना, कि Na का हमारा होता है 23, Na का 23 है, क्लोरीन का 35 है, क्लोरीन का 35 है, तो ये हो जाता है 538 3 and 2 5 58 35.5 होता है, तो 58.5 हो गया, ठीक है। इस तरह से, तो ये हमें इनका मोलर मास पता होता है, तो जो मोलर मास होता है वो क्या किसके इक्वल होता है, मोलर मास होता है हमारा मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इस तरह से आ जाता है। ये मोलर मास कैपिटल M, स्मॉल m की एक फॉर्मूला यूनिट का कितना मास है, और ये एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ से जो हमारे m की वैल्यू है, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, वो आ जाती है मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो ये तो है कि आयनिक सॉलिड के केस में, अगर हम सिंपली किसी भी एक कंपाउंड, मान लो कह दें कि एक सिर्फ आयरन का क्रिस्टल है, आयरन का क्रिस्टल है, तो हमें पता है जो आयरन का मास होता है वो कुछ इतना होता है 56 ग्राम पर मोल, ठीक है, 56 ग्राम पर मोल। तो अब ये एक मोल का मास है, मास ऑफ वन मोल ऑफ Fe, वन मोल ऑफ Fe का मास कितना है 56 ग्राम। तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ, हम ये 11th क्लास में सीख के आए कि एक मोल का क्या मतलब है, वन मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है एवोगैड्रो नंबर की, Na से लिखते हैं या फिर NO से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, N नोट से या Na से, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ये इसकी यूनिट होती है कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अगर हमें कह रहे हैं कि वन मोल ऑफ आयरन, उसका मतलब क्या है, इतने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर वन मोल ऑफ आयरन का मास 56 ग्राम है, यही होता है इसका मोलर मास का, ये मतलब है 56 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का जो मास है वह 56 ग्राम। तो एवोगैड्रो नंबर, इसको हम यह लिख सकते हैं कि इसी चीज को वन मोल ऑफ आयरन का मतलब ये भी है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है 56, ठीक है, और एक एटम का कितना हो जाएगा, तो एक एटम का यही होगा ना कि 56 जो उसका मोलर मास है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यही होता है कि जो एक एटम का मास इज इक्वल टू मोलर मास उसका डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इस तरह से लिखता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो मास ऑफ यूनिट सेल आएगा, इसको Z से यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट को, तो जो हमारा मास ऑफ यूनिट सेल आएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज Z इंटू M, और M की जगह पुट कर देंगे M बाई N नोट, Z इंटू M बाय N नोट, ये हो गया। तो अब इस वैल्यू को और इसकी जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, इसको हम डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाती है हमारी मास ऑफ यूनिट सेल, यानी Z इंटू M बाय N नोट बाय A नोट क्यूब, इस तरह से। और इसकी जो यूनिट आती है वो आती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर अच्छे से लिखे तो ऐसे बन जाता है Z यानी फॉर्मूला यूनिट की पर यूनिट सेल में कितने यूनिट्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉलिड की, उसका मोलर मास कितना है, एवोगैड्रो नंबर, और ये उसकी यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसका क्यूब। ये हमारा है ग्राम पर मोल में,
ये है इसकी यूनिट है पर मोल, तो उस पर मोल से इसका 1 पर मोल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ ग्राम, और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर जाएगी तो ये बच जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट है, और ये यूनिट लेस होता है। जो एम की यूनिट है, एम की यूनिट है हमारी ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल में ले रहे हैं। एन नोट एवोगैड्रो नंबर की यूनिट है वो होती है पर मोल, और जो ए क्यूब की क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। इसको एक बार याद करने का एक तरीका ये भी है कि ये वर्ड याद रखो जमुना, ठीक है, जमुना, तो जय यहाँ पे जमुना का जय, मैं ने आ की मात्रा यहाँ पे, ठीक है, तो जमुना जेड सॉरी जेड मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर एन नोट इंटू ए की क्यूब, तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, रेडियस रेशियो रूल, और यहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है हमारा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम जो क्यूब है उसकी साइड है ए सेंटीमीटर, तो उसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम। यहाँ पे एटम की बात कर सकते हैं, या फिर हम अगर वो एक आयनिक सॉलिड है तो जैसे NaCl है तो NaCl की बात करेंगे, नंबर ऑफ NaCl यूनिट इन वन यूनिट सेल और मास ऑफ वन NaCl यूनिट, इस तरह से। और मोलर मास इस तरह से होता है हमारा, मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ से हमारा एक एटम का मास आ जाएगा मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जिस भी यूनिट में पूछा हुआ हम उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं। तो जिस भी यूनिट में हमसे पूछा गया हो कि इसी यूनिट में डेंसिटी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। देखो अब हमारे पास 4 चीजें हैं, डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला यूनिट है किसी भी क्रिस्टल की, उसका मोलर मास है, एवोगैड्रो नंबर, और क्यूब की यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो। तो ये 5 पैरामीटर्स है, अगर इनमें से कोई भी 4 पैरामीटर हमें गिवन हो तो हम 5वां फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करके। तो हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं डेंसिटी फॉर्मूला के बेस पे। देखो द इफेक्टिव रेडियस ऑफ एन आयरन एटम, एक आयरन एटम का एक क्रिस्टल है Fe का, तो उसकी जो रेडियस है इफेक्टिव रेडियस गिवन है 1.42 एंगस्ट्रॉम। देखो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर में लिखे तो ये 1 एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये रेडियस गिवन है। अब हमें क्यूब की एज लेंथ नहीं गिवन, क्यूब की एज लेंथ नहीं गिवन, हमें सिर्फ उस आयरन की रेडियस गिवन है। और उसने कहा कि इट हैज रॉक सॉल्ट। देखो NaCl है, NaCl को ही रॉक सॉल्ट बोलते हैं, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर है, FCC। NaCl का FCC टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो इसका भी FCC टाइप स्ट्रक्चर है। तो इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। इसका मोलर मास गिवन है 56 एटॉमिक मास यूनिट, यानी ग्राम पर मोल। AMU का मतलब यही होता है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमें रेडियस गिवन है, अब हमें डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी होती क्या है, जमुना, तो Z M N और A क्यूब, ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो FCC है, FCC टाइप स्ट्रक्चर है, तो हम कह सकते हैं Z है वो 4 है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, सॉरी रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, तो रॉक सॉल्ट में जो Z की वैल्यू है वो 4 होती है, तो इसमें भी Z की वैल्यू 4 होगी। हमें M गिवन है 56 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर मोल गिवन है। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ये एवोगैड्रो नंबर हमें पता है। और एज अब ये हमें नहीं पता। देखो हमें रेडियस पता है उस आयरन के एटम की, लेकिन हमें एज लेंथ नहीं पता। तो हमें एक बात और पता है कि FCC टाइप स्ट्रक्चर है, तो FCC केस में क्या होता है, इन केस ऑफ FCC हम प्रीवियस वीडियो में चेक कर चुके हैं कि जो 4R है वो होती है फेस डायगोनल के इक्वल। 4R इज इक्वल टू फेस डायगोनल। एक यहाँ पे आयरन का एटम है, एक ही फेस सेंटर पे है, और इस तरह से। तो इसकी रेडियस प्लस इसका पूरे का डायमीटर और इसकी रेडियस, तो ये 4R हो गई। तो ये होती है हमारी √2a के इक्वल, √2a जो कि फेस डायगोनल है। तो यहाँ से हमारा A निकल के आ जाएगा 4R/√2। तो
तो यहाँ से ए निकालेंगे तब इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 4R, आर है हमारा 1.42 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम है तो हम इसको कन्वर्ट कर पहले तो एंगस्ट्रॉम में निकाल देंगे, तो √2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा 4.02 एंगस्ट्रॉम, इतना आया। इस चीज को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 4.02 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास जेड है, एम है, एन नोट है, हम इसमें पुट कर देंगे सिंपली और डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो अगर ये होता है कि इतनी बड़ी वैल्यूज है, पावर्स में है, क्यूब में है, तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए बिल्कुल इनको सिंप्लीफाई करो। देख सबसे पहले तो इसको पुट ही करो। जेड की वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू 56, यूनिट भी साथ साथ पुट करनी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमें कोई यूनिट कन्वर्जन करना है तो पता चल जाता है यूनिट पुट करने से। ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल इंटू फिर आ जाएगा इस ए की क्यूब यानी 4.02 इंटू 10⁻⁻8 का सेंटीमीटर का क्यूब, इस तरह से आ गया। तो देखो हमें ये सोल्व करना है, पर मोल से तो पर मोल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ग्राम और यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा। चल ठीक है, इतना तो हो गया, हमें यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो इसको तो 4 लिखो, इसको 56 लिखो। हम इस 6.022 को राउंड ऑफ करके 6 लिख सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। ये हो गया 10⁻23। ये 4.02 को हम सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं, है ना। 4.02 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 की क्यूब यानी 4 × 4 × 4 और 10⁻⁻8 और इसकी क्यूब, तो ये हो गया 10⁻8 3 जा 24। ठीक है, 24 ये इस तरह से हो गया। तो अब 10⁻⁻24 10⁻23 क्या बन गया 10⁻−1, एक 4 से एक 4 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, तो ऊपर आया हमारा 7, नीचे आया 6 और 2, 6 × 2 और ये है 10⁻−1। इस 10⁻−1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 7 × 10 6 × 2, बिल्कुल सिंपल हो गया, है ना। तो हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 7 5 जा 35/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा कुछ 5.8। ठीक है, 5.8 के करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा, तो हो जाएगा ग्राम पर मोल। देखो हमने ये अपनी तरफ से इनको बिल्कुल सिंपल वे में करके सोल्व किया तो 5.8 आया। तो अगर मैंने जब कैलकुलेटर लेके ये वाली वैल्यूज पुट करके हमने सोल्व किया तो इसका वैल्यू कुछ 5.78 आ रहा था। तो ज़्यादा अंतर नहीं है ना 5.78 और 5.8 में। तो हम इनको जितना सिंपली हो सके इनको राउंड ऑफ करके उनको सोल्व करने की ट्राई करेंगे, तो बिना कैलकुलेटर भी ये चीज़ें सोल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।